वेलकम टू न्यू वीडियो। ये हमारा मैराथन वीडियो है। एक्चुअली मैंने सोचा था ना कि इस वीडियो को लाइव करूँगा, बट पॉसिबल नहीं हो पाया वो किसी कारण से। सो रिकॉर्डेड है, बट अच्छा वीडियो है, बेहतरीन वीडियो, देखना पूरे एंड तक देखना। और साथ ही साथ हम हर एक क्वेश्चन के साथ ना, ये एक्चुअली देखो तो आप, ये पेपर टाइप का पूरा फॉर्मेट बना हुआ है। बहुत सारे वीडियोस हैं आपके पास अवेलेबल पहले से यूट्यूब पे इस टाइप के, बट कुछ तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जिसको लेके मैं आया हूँ। कुछ क्या 38 क्वेश्चंस है हमारे पास यहाँ पे। ना मैटर ये करता है ना कि आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, ये वगैरह वगैरह, वो सब आप बहुत जगह से सुनते आ रहे हो। तो हमारा जो पेपर आपको देखने को मिलेगा वो क्या होगा, 4-5 सेक्शन है हमारे पास, ABCDE, है ना। और हर एक सेक्शन में अलग अलग क्वेश्चन है। सेक्शन ए हमारा टोटल 20 मार्क्स का आता है, जिसमें 18 MCQ और 2 एसएसएल रीजन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चंस को करेंगे, साथ उनके रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को भी हम रिवाइज करते चलेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सेक्शन ए पे आते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आपको आपके सामने है। आप वीडियो पॉज करके कर सकते हो, ठीक है। लाइव होता तो मैं टाइम देता, बट लाइव है नहीं अभी हम। तो आपके पास है, आप वीडियो पॉज करके भी कर सकते हो, चाहो तो साथ में करना है तो कर लो। क्या कहता है ना कि P और Q आर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/P प्लस 1/Q। ये कुछ ऐसा करके क्वेश्चन है। हमें दिख रहा है कि क्या कह रहा है, P और Q क्या है, हमारे पॉलिनोमियल के जीरोज है हमारे पास। ये क्या है, पॉलिनोमियल क्या है, 3x² प्लस 4x माइनस 4, यही है ना। यानी कि अगर हम उसको फैक्टराइज करें तो क्या कर सकते हैं, क्या हो जाएगा हमारा, 12 लाना है, 6 और 2 हो सकता है, यानी कि 3x² प्लस 6x माइनस 2x माइनस 4 0 के बराबर। यानी कि 3x कॉमन कर देंगे तो x प्लस 2, माइनस 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ से भी x प्लस 2, तो 3x माइनस 2 और x प्लस 2। यानी कि x की हमारी दो वैल्यू आएगी, वो आएगी 2/3, या फिर x की वैल्यू आ जाएगी -2। ये x की दो वैल्यू आ सकती है। p और q जीरोस है, यानी कि एक किसी को p देते हैं जो कि 2/3 हो जाएगा, q जो कि -2 हो जाएगा। हमें क्या पता करना है, 1 माइनस p, यानी कि 1 माइनस 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस -2। 1 माइनस 2/3 करते तो 3 माइनस 2, यानी कि ये हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस माइनस, ये हो जाएगा प्लस। यहाँ पे अगर आप देखो तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 हो जाएगा जो कि 3 हो जाएगा। ये कैंसल आउट हो गया, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, सॉरी -1 तो नहीं है, -1 तो नहीं है पुत्र। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, 1 होगा। पहला क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था। इससे ज़्यादा टफ लेवल नहीं देखने को मिलेगा आपको। जरा कुछ हम कनेक्ट करते हैं इस चैप्टर से। ये चैप्टर हमारा पॉलिनोमियल्स का है, इससे रिवीजन कनेक्ट करते हैं। तो जनरली हम क्या जानते हैं कि एक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। इसके यहाँ से अगर हम देखें तो दो फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, तो अल्फा और बीटा, ये दो हमारे जीरोस होते हैं, जीरोस के रूट्स के जो हैं, इनसे दो रिलेशंस बनते हैं हमारे, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। ये कुछ यहाँ से रिलेशंस बनते हैं। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। ये b c कहाँ से आ रहा है, तो यहाँ से आ रहा है, ठीक है। आप इस चीज़ को याद में आपको वेरीफाई करने आ सकता है। इसके अलावा इस चैप्टर से अगर हमें और कुछ देखने को मिल सकता है, तो यार हमें कभी कभी मिड टर्म स्प्लिट काम नहीं करता है, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ करते हैं। तो हम लोग पॉलिनोमियल के साथ साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी ऐड करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह रहा हूँ मैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, है ना। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है हमारा, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a। ये जो d है, d का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac, ये होता है d निकालने का फॉर्मूला। अब जब हम d यानी कि क्या हो गया हमारा, डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट पे आ गए। जब डिस्क्रिमिनांट पे अगर हम आ गए, तो डिस्क्रिमिनांट से भी जरा कुछ कनेक्ट करते हैं। ये जो हमारा डिस्क्रिमिनांट है, इससे रिलेटेड कुछ हमारे फॉर्मूलाज होते हैं, जहाँ पे डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0, डी की वैल्यू इक्वल टू 0 और डी की वैल्यू लेस देन 0 होती है।
डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो उस केस में हमारे जो रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उस केस में हमारे जो रूट्स होते हैं रियल और अम, ये अलग अलग होते हैं ना, उनको क्या कहते हैं हम लोग, डिस्टिंक्ट कहते हैं। डी इक्वल टू 0, जब 0 है हमारा तो यानी कि रूट्स हमारे क्या होंगे, रियल और इक्वल हो जाएंगे। वहीं पे डी जब हमारा 0 से कम है यानी कि नेगेटिव चल गया तो रूट्स हमारे अनरियल या फिर इमेजिनरी या फिर हमारे रूट्स हो जाएंगे अनरियल। ठीक है, और इक्वल तो नहीं होंगे इस केस में भी। तो देखा, एक क्वेश्चन से हमने इतने सारी चीज़ें कनेक्ट की, क्वाड्रेटिक फार्मूला, रूट्स, रूट्स के हमारे रिलेशंस कोफिशिएंट के साथ, फिर डी डिस्क्रिमिनेंट के बारे में। अच्छा, ये यहाँ से एक और चीज़ याद आया कि अगर हमें अल्फा बीटा या सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है तो हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बना सकते हैं। उसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये हमारा फॉर्मूला होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बेसिस पे आपका एक क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में। ठीक है, पहला क्वेश्चन आसान सा था, होप सो समझ में आया होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एट विच पॉइंट विल द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। ये जो हमें दे रखा है इक्वेशन यहाँ पे, वो एक्चुअली में क्या है, ये जो यहाँ दे रखा है ना, वो एक्चुअली में क्या है, माइनस एक्स प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटरसेक्ट द नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्या कह रहा है कि ग्राफ के किस पॉइंट पे जो पॉलिनोमियल है ना नेगेटिव एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। सॉल्व करो आप। हमें करना कुछ नहीं है, हमें क्या करना है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। अगर हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ ऐसा होगा, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करेंगे, देखते हैं, अगर सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स, इसको करेंगे तो हमारा माइनस का एक्स आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर भी आ जाएगा माइनस वन इक्वल्स जीरो। थ्री एक्स कॉमन कर देंगे तो यहाँ से बचेगा टू एक्स माइनस वन, और अगर हम प्लस वन कॉमन करेंगे तो हमारा बचेगा टू एक्स माइनस वन। डायरेक्ट यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। एक्स की वैल्यू, दो वैल्यू आएगी, एक हमारे पास आएगी 1/3 या फिर एक्स की वैल्यू आएगी 1/2। ये दो वैल्यूज हमारे पास आएंगी। अब कहता क्या है ना, सॉरी, एक्स की वैल्यू एक आएगी -1/3, एक आएगी 1/2। तो कहाँ पे इंटरसेक्ट करना है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। हमें कहाँ इंटरसेक्ट करना है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस की कौन सी वैल्यू पे नेगेटिव आ रहा है, -1/3, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इससे और कुछ कनेक्ट करने का है नहीं है। अच्छा, ग्राफ की बात हुई तो जरा ग्राफ से कुछ कनेक्ट करते हैं हम। ग्राफ से हम क्या कनेक्ट कर सकते हैं, जरा इसको देखते हैं। देखो, ग्राफ हमें पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे चला देते हैं। ये कार्टेशियन प्लेन होता है हमारा, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हमारे पास चार क्वाड्रेंट है। इसमें एक्स और वाई पॉजिटिव होता है, इसमें वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव एक्स डैश, वाई नेगेटिव वाई डैश हो गया, ये हमारा हो गया। एक्चुअली यहाँ पे हमारा ये जो सेंटर पॉइंट होता है, ये क्या होता है, हमारा ओरिजिन होता है, यानी कि जिसकी वैल्यू 0,0 होती है, यानी कि एक्स एक्सिस पे वैल्यू जीरो, वाई पे वैल्यू जीरो। एक्चुअली हमारा ग्राफ पे आ गया, अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आ गया तो यहाँ से हमारे पास जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आते हैं, वो एक है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, दूसरा हमारा सेम डिस्टेंस फॉर्मूला, जहाँ पे हमें क्या करना है, फ्रॉम ओरिजिन लगाना है। इसके अलावा हमें यहाँ पे जानना है सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, और साथ साथ एक और चीज़ हमें जानना है, वो है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड जी से नोट करते हैं जिसे। एक्चुअली सेंट्रॉइड क्या होता है ना, तो एक अगर ट्राइंगल आपको दे रखा है, ट्राइंगल के तीनों कॉर्नर से अगर हम मीडियंस बनाते हैं तो वो मीडियन किसी एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन करेंगे, इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है हम देखेंगे तो इस पार्ट को भी रिवाइज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड
फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डज द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। कि किस वैल्यू के लिए सिस्टम ऑफ द इक्वेशन को इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है। अब देखो यहाँ पे क्या कहता है, हमें पता है कि सॉल्यूशंस कितने तरह के हमारे निकलते हैं, 3 तरह के निकलते हैं। कौन कौन से? यूनिक, नो और इनफाइनाइट। यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो हमें पता है कि सिस्टम ऑफ द इक्वेशन का इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कब होगा। जरा ध्यान से सोचोगे तो सिस्टम ऑफ द इक्वेशन का इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कब होगा। तो अगर आप देखें कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का टाइम था आपके पास, आपने हो सकता है कर लिया होगा, a1/a2, b1/b2 और c1/c2। जब ऐसा हो जाए आप कहोगे a1 b1 c1 ये सब कहाँ से आ रहा है, तो अगर ये नहीं पता तो फिर तो दिक्कत है भैया। हमारे पास ये दो इक्वेशन दे रखे हैं, तो ये a1 हो गया, इसका a2 हो जाएगा, और ये b1 हो जाएगा और ये c1 हो जाएगा। दूसरे इक्वेशन से a2 b2 और c2 हो जाएंगे, a b और c की वैल्यूज। अब देखते हैं नो सॉल्यूशन का केस में हमारा क्या होगा। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन तो हमें पता चल गया। नो सॉल्यूशन के केस में क्या हो जाएगा। नो सॉल्यूशन के केस में हमारा हो जाएगा जहाँ पे दो इक्वल और तीसरा अनइक्वल, a1 a2 इक्वल्स b1 b2, बट ये जो है ना वो c1 और c2 के इक्वल नहीं होगा। यूनिक सॉल्यूशन के केस में हमारा क्या होता है, तो सिर्फ सॉरी दो पे ही काम करेंगे। a1 इज इक्वल टू b1/b2। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्लियर होगा तो आपका ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 15। होप सो बना लिए होंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे हम आगे डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स पूछा है, हमें दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। हम क्या यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालता है, मान लेते हैं ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालता है, तो वो क्या होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप इस चीज पे पुट करोगे, एक्चुअली सॉल्व करना ना, अगर ये ऐसा कुछ क्वेश्चन 2 नंबर में आता है तो आप पहला काम आपको सबसे करना है x1 x2 y1 y2 है क्या वो मेंशन कर लेना है। तो यहाँ पे अगर इस पे देखा जाए तो हम कुछ ऐसा लिख के मेंशन कर सकते हैं, x1 की वैल्यू देखे तो 5 है और x2 की वैल्यू 8 है, y1 की वैल्यू -2 है, y2 की वैल्यू 2 है। हमारे पास वैल्यूज है, हम पुट करके हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 यूनिट्स, और ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, इफ साइन a इज इक्वल टू 3/5। हमें क्या पता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेकेंड थीटा और कॉट थीटा, हमें ये सब पता है। ये 6 के 6 हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं। नाउ ध्यान से सुनो, p/h, b/h, p/b, ये बताने की जरूरत नहीं, हो सकता है आपने बहुत सारे ट्रिक्स लगा लिए होंगे, लाइक पंडित बोले प्रसाद हर हर बोले, पाकिस्तान भूखा पैसा हिंदुस्तान हरा भरा, बहुत सारे ट्रिक्स है हमारे पास, आपको याद होगा अभी तक, वो सारी चीज़ें बताने की जरूरत नहीं है। हमें ये भी पता है साइन का उल्टा हो जाएगा हमारा कॉसेक, कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक थीटा, और कॉट का उल्टा हो जाएगा टेन थीटा। तो अगर हमें साइन 3/5 दे रखा है, यानी कि परपेंडिकुलर 3 है, हमारा हाइपोटेनस 5 है, तो टेन थीटा निकालना है, यानी कि p/b निकालना है। b हमारा कितना आ जाएगा 25 और 9 16, यानी कि b की वैल्यू आ जाएगी 4। और हमें पता है 3 4 और 5 क्या है, ट्रिपलेट है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 3/4, ऑप्शन ए। कह रहा है सिलेंडर और कोन है जिसका रेडियस इक्वल है, वॉल्यूम इक्वल है, तो हाइट का रेशियो निकालना है। चलो वॉल्यूम सरफेस एरिया का बात आ गया तो उसको भी रिवाइज कर लेते हैं। अगर यहाँ दो ही कॉन्सेप्ट पे बात किया गया तो हम दो ही कॉन्सेप्ट पे पहले रिवाइज करते हैं। कोन पे आते हैं। हमें क्या कह रहा है कि कोन और सिलेंडर दोनों का रेडियस और वॉल्यूम क्या है, इक्वल है। तो कोन की वॉल्यूम पे आते हैं तो वो क्या होता है हमारा 1/3 πr² h।
और सिलेंडर की वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच। दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, रेडियस इक्वल है, अगर इसका रेडियस आर है तो इसका भी रेडियस आर है। और दोनों के हाइट का रेशियो निकालना है, लेकिन हमको इसका हाइट नहीं पता, इसके हाइट को h1 मान लेते हैं, इसके हाइट को h2 मान लेते हैं। दोनों का वॉल्यूम बराबर है। आप यहाँ से देखो तो पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। 1 h1/3 इज इक्वल टू h2। h2 को अगर हम इधर लेके आते हैं तो क्या होगा, h1/h2 इज इक्वल टू 3/1, यानी कि 3:1 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन चेक नहीं हुआ, अच्छे से ध्यान देना। ये सारे क्वेश्चन से कुछ देख लेना। द वैल्यू ऑफ sec 2a माइनस, लेट मी चेक। ओके, ये sec 2a नहीं है, sec स्क्वायर a माइनस 1 मल्टीप्लाइड कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये कुछ ऐसा है। तो हमें क्या पता है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ये हमारा हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा हमारा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी टेन स्क्वायर ए ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी कि टेन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई 1/टेन स्क्वायर ए कैंसल आउट हो गया, हमारा आंसर आ गया 1। आसान सा क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड था, फॉर्मूला याद रहना चाहिए। यहाँ से हम कनेक्ट कर सकते हैं स्क्वायर रिलेशन फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री के। क्या क्या होता है हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है। अभी हमने देखा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है। और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू भी 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लाइन रिप्रेजेंट बाय टू लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, दो लीनियर इक्वेशन के द्वारा एक लाइन को रिप्रेजेंट किया गया है, वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसका क्या होगा। देखो, अगर एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो कितने सॉल्यूशंस होंगे हमारे, एक सॉल्यूशन होगा, सिंपल सी बात है। इस 3 नंबर कैसे निकालना है, आई डोंट थिंक कि आप लोग निकाल नहीं सकते, इजिली निकाल सकते हो, आपका आंसर आएगा 15। कहता क्या है, सर्कल टच और फोर साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, तो हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है। अच्छा, सर्कल तो नहीं बन रहा है, ये कुछ और ही बन गया। चलो मान लेते हैं कि सर्कल है, क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड को टच करता है, क्या क्या, पी क्यू आर एस, ये हमारे साइड्स है। और हमें वैल्यू दे रखी है 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, तो पी एस की वैल्यू कितनी आएगी। देखो एक चीज डायरेक्ट रूल दिमाग में बैठा लो, अगर सर्कल किसी भी कोऑर्डिनेटर के साइड्स को टच करता है तो क्या आता है हमारा, पी क्यू प्लस आर एस इज इक्वल टू क्यू आर प्लस पी एस, यानी कि इस साइड और इस साइड का सम इस साइड और इस साइड के सम के बराबर होगा, ऑपोजिट साइड्स के सम बराबर होंगे। तो इनको करेंगे तो हमारा 15 आ जाएगा। हमें क्यू आर 9 पता है, पी एस पता नहीं है, ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो पी एस की वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। डन। एपी का कौन सा टर्म -81 है, एपी पे आ जाते हैं तो इधर करेक्ट करते हैं। ए यानी कि फर्स्ट टर्म 21 है यहाँ पे। डी कॉमन डिफरेंस 21 में से ये -3 का डिफरेंस चल रहा है। और हमारा, आप डायरेक्ट लास्ट टर्म वाला यूज कर सकते हो, हमें एन नहीं पता, निकालना है। हमें टी एन पता है, यानी कि एन एफ टर्म पता है, माइनस का 81। फॉर्मूला होता है टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। आप इस फॉर्मूला में पुट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। और यहाँ से एन का वैल्यू जो निकल के आएगा वो आएगा 35। एक्स एक्सिस पे पॉइंट जो कि इक्वी डिस्टेंस से इतना इतना से, जब भी इक्वी डिस्टेंस का क्वेश्चन है आप क्या करो, एक डायग्राम बनाना, बढ़िया सा मस्त सा डायग्राम। पी का कोऑर्डिनेट 7,6, क्यू का कोऑर्डिनेट -3,4,
इक्वी डिस्टेंस यानी कि बीच में एक पॉइंट ए दे दो जिसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई। अब हम पी ए का डिस्टेंस और क्यू ए का डिस्टेंस अगर बराबर कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी, एंड हियर योर आंसर विल बी 3,0। ये क्वेश्चन आसान है आपके लिए। 2 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/2 है, तो थीटा क्या होगा हमारा ये बताना है। In a bag there are 50 blue, 50 green coins of same size, but they pick one coin at a time without replacement. What is the minimum number of coin you must pick to get a pair of blue or green coins? ये क्वेश्चन ट्रिकी है, ट्राई करो, बन जाए तो बढ़िया, नहीं बने तो कोई बात नहीं, बता देते हैं ना। पचास ब्लू कॉइन है, 50 ग्रीन कॉइन है, एक कॉइन उठाया, रिप्लेस नहीं किया, तो मिनिमम कितने कॉइन्स उसको उठाने पड़ेंगे ताकि क्या हो सके कि जो पेयर बन रहा है ना वो ब्लू कॉइन और ग्रीन कॉइन का होना चाहिए। यानी कि देखो, बैग में से पहला ये कॉइन उठाया, हो सकता है ये ब्लू निकला, दूसरा ये कॉइन उठाया, ये भी ब्लू निकला, हो सकता है अगला कॉइन निकाले तो ये ग्रीन निकल जाए। ये एक पेयर बन गया हमारा, ब्लू और ग्रीन कॉइन का एक पेयर बन गया ना, तो उसको मिनिमम कितने कॉइन्स निकालने पड़ेंगे। क्या एक कॉइन निकालेगा तो हो जाएगा? नहीं। क्या दो कॉइन निकालेगा तो एकदम डेफिनेटली हम श्योर है कि हो जाएगा? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन तीन पेयर अगर हम निकाल लेते हैं तो ऐसा होगा हमारा कि तीन में से कोई ना कोई एक तो ग्रीन आने के चांसेस होंगे ना। एक बात बताओ, ब्लू आने के चांसेस कितने हैं हमारे? 1/100। ग्रीन आने के चांसेस भी कितने हैं हमारे? 1/100। ब्लू के चांसेस 1/100 है, ग्रीन के चांसेस 1/100 है, तो हो तो सकता है, पॉसिबिलिटी है। जी हाँ, तो हमारे मिनिमम कितने पेयर्स होंगे? 3 पेयर्स। Quadratic equation is 2 and minus 2 as the sum and the product of their zeros। सीधा सीधा कह दिया हमें, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -2 है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है, तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2। ये हमारा क्या होगा? रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखते ही देखते हम लोग रीजन पे पहुंच गए। एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे असल में दो ही क्वेश्चन दिख रहे हैं, एक क्वेश्चन ओमिट कर दिया है मैंने। कहता है द पॉलिनोमियल पी एक्स एक्स क्यूब माइनस एक्स हैज ओनली 2 रियल जीरोस। जो पॉलिनोमियल पी एक्स एक्स क्यूब माइनस एक्स, क्या उसके सिर्फ दो ही रियल जीरोस होंगे? एक बात ध्यान दो, उसमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। डिग्री क्या है? 3, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इसके? 3। तो असर्शन क्या हो गया? गलत हो गया। रीजन पे आते हैं। A cubic polynomial can have at most 3 real zeros। देखो at most का मतलब क्या होता है हमारा? मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा। at most 3 का मतलब क्या है? 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ज्यादा ज्यादा 3 हो सकते हैं, 4 नहीं हो सकता, 3 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का एट मोस्ट 3 रियल जीरोस तो होंगे ना? हाँ सर, एकदम हो सकते हैं भाई, क्योंकि हमको पता है मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? असर्शन फॉल्स है, लेकिन रीजन क्या है? ट्रू है। ऑप्शन नंबर डी। 19 बात है, probability of getting an odd number when a dice is thrown once is 1/2। एक डाइस को एक बार फेंकें तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5 और 6। और आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/6, यानी कि 1/2। असर्शन तो ट्रू है हमारा। स्टैंडर्ड डाइस हैज 3 इवन एंड 3 ऑड नंबर्स। हाँ भाई, रीजन भी ट्रू है। और ये क्या इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? हाँ है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए। 19 का हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दैट्स द एंड ऑफ द सेक्शन ए। क्वेश्चंस अच्छे थे, आसान थे, कॉन्सेप्चुअल थे, कॉन्सेप्ट पता आ गया तो सारा के सारे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं सेक्शन बी पे।
सेक्शन बी में बढ़ने से पहले कुछ करना नहीं है आप लोगों को, बस नीचे एक लाइक का बटन होगा उसे दबा दो, कमेंट कर देना कैसा लगा अभी तक का क्वेश्चन, कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए, ये सारी चीज़ों को जरूर कमेंट करना। ठीक है, सो कंटिन्यू करते हैं। ना हम लोग सेक्शन बी में आ चुके हैं और के की वैल्यू को, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है उसका रूट्स क्या है हमारा, रियल और इक्वल है। ठीक है, तो हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि के की वैल्यू की बात कर रही है, यहाँ पे रूट्स रियल और इक्वल की बात हो रही है। तो एक चीज देखते हैं, हमें ये जो इक्वेशन दे रखा है इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस टू के एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। जब हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, अब हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एमसीक्यू के टाइम में हमने देखा कि रूट्स रियल और इक्वल कब होते हैं, जब हमारी डी की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो के बराबर, यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू जीरो के बराबर। सो बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी फोर ए सी के बराबर। आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे माइनस टू के स्क्वायर, क्योंकि बी की जगह पे वही है। आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना होगा पूरा चीज, लाइक ए क्या है, के है, बी हमारे पास माइनस टू के है, सी की वैल्यू सिक्स है, फोर ए के है और सी की वैल्यू है सिक्स। ये हो जाएगा हमारा फोर के स्क्वायर इज इक्वल टू 24k। ये हमारे पास फोर के 24k को उधर लेते हैं तो फोर के स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू जीरो। अगर हम यहाँ से फोर के कॉमन कर दें तो हमारा बचेगा k माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से k की दो वैल्यू आ सकती है, k इज इक्वल टू जीरो और k इज इक्वल टू सिक्स। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। ये सारे क्वेश्चंस अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो नंबर तो आपका कहीं जा नहीं रहा है। नेक्स्ट है, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन whether sequence is an AP or not। ये जो गिवन सीक्वेंस है वो एक AP है कि नहीं है, हमको ये डिटरमाइन करना है। एक बार बताओ, अगर कोई भी चीज AP में कब होगी, जब हम कहेंगे कि जो भी हमारा सीक्वेंस दे रखा है A1 A2 A3 A4, ये जो भी सीक्वेंस है इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, यानी कि कॉमन डिफरेंस बराबर होना चाहिए, तो ये हमारे एपी में कहलाएंगे। यही चीज है, तीन और ये तीन दे रखे, यानी कि इनका बीच का डिफरेंस और इनके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो ये चीज हमारी किस में हो जाएगी, एपी में हो जाएगी। ठीक है, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। इसके अलावा तो इसमें कुछ था नहीं। हमें अब करना क्या पड़ेगा, लेट A1 मान लेंगे माइनस ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व ए को, A2 मान लेंगे माइनस इलेवन प्लस इलेवन ए को, और A3 मान लेंगे माइनस टेन प्लस टेन ए को। उसके बाद हमें क्या, बस सॉल्यूशन दिखाना है। A2 माइनस A1 करेंगे सॉल्व, A3 माइनस A2 करेंगे सॉल्व। जब हम यहाँ सॉल्व करेंगे ना, तो हमारी यहाँ से वैल्यू आएगी वन माइनस ए, यहाँ से वैल्यू आएगी वन माइनस ए, और फिर हम क्या कर सकते हैं इसके बाद, सिंस A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, hence the sequence is in AP। सीक्वेंस क्या है, AP में है। ठीक है, या इज एन AP। अगर AP की बात हुई है तो जरा कुछ कनेक्ट करते हैं हम लोग, क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ से AP से। तो क्वेश्चंस की फॉर्मूला जरा चेक कर लेते हैं। nth टर्म निकालना है तो क्या होता है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन डी। अगर सेम यही nth टर्म अगर हमें लास्ट से निकालना है तो l माइनस n माइनस वन डी। अगर बात करें सब निकालने का तो एस एन इज इक्वल टू n बाई टू
2a प्लस n माइनस 1 डी। एक और फॉर्मूला होता है टी एन विद रिस्पेक्ट टू एस एन, जो कि मे भी शायद सिलेबस रटा हुआ होगा, एस एन माइनस एस एन माइनस 1। ठीक है, तो ये कुछ 3-4 फॉर्मूलाज हैं इस चैप्टर से, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। इतना ही काम करना है आपको, काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसका फिगर गायब है बट in the given figure from a circle point P, a tangent PT and a line segment PAB is drawn which intersect the circle at A and B. हमें कह रहा है कि एक सर्कल में तो ये P एक्सटर्नल पॉइंट है, एक टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है PT PAB PAB हमारे पास हो गया, और फिर हम इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, हमें क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ AB, AB का लेंथ निकालना है। हमें PB का लेंथ दे दिया है 9, तो अगर हम PA का लेंथ पता कर ले तो हमारा काम हो सकता है। PT का लेंथ है 6, और तो और P से B पूरा लेंथ है अगर 9। एक बार बताओ, अगर आप इसको ज्वाइन कर दें, यहाँ 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, नाउ वी कैन गो फॉर दैट इजिली। इस तरह से बना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है हमारा, हम लोग यूज कर सकते हैं टेंजेंट सेकेंड थ्योरम। टेंजेंट सेकेंड थ्योरम हमारा क्या कहता है, पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। ये जो पी टी है हमारा जो टेंजेंट है, इसका स्क्वायर की वैल्यू पी ए और पी बी के प्रोडक्ट के बराबर होगी। यानी कि ये 6 है तो 6 का स्क्वायर 36। पी ए की वैल्यू हमें पता नहीं, पी बी की वैल्यू 9 है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4। पी ए की वैल्यू अगर 4 आ गई तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर। A pole 6 meter high cast a shadow of, ये 2√3 है यहाँ पे, 2√3 meter long on the ground. Find the sun's elevation, the angle of elevation of the sun. एक पोल है, देखो इन सारे क्वेश्चंस में डायग्राम मस्ट होता है। एक पोल है जिसका हाइट है 6 मीटर और वो शैडो कास्ट कर रहा है 2√3 मीटर लॉन्ग, यानी कि मान लेते हैं कितने दूर का वो शैडो कास्ट कर रहा है। ए बी पोल है, ए सी उसका शैडो है, इसकी वैल्यू दे रखी है, ये 6 है। सन होगा कहीं इधर हमारा। ठीक है, हमें क्या पता करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन पता करना है ना। सन्स सन्स का एलिवेशन पता करना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा सकते हैं, तो डायरेक्ट हम लोग tan थीटा लगा दें, जो कि हमारा P/B होता है। ठीक है, हमारे पास P6 है, B 2√3 है, 3/√3, यानी कि हमारी वैल्यू आ जाएगी √3। √3 यानी कि ये किसका हो जाता है हमारा, tan 60 डिग्री, यानी कि थीटा की वैल्यू आ गई हमारी 60 डिग्री। ये हो गया हमारा काम। In a cylinder, if a cylinder and a cone having equal radii and equal volume, then the height of the cylinder is 3 times that of the cone. ठीक है, स्टेट whether it's true है। देखो ये जो गिवन स्टेटमेंट है ना, ट्रू है या फॉल्स है वो तो हमें सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा। हमें क्या कह रहा है कि सिलेंडर और कोन का रेडियस इक्वल है। अगर हम कोन की बात करें, कोन हो या सिलेंडर, दोनों का रेडियस अगर हम आर ले लेते हैं,
इसे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। वॉल्यूम भी इक्वल है, ठीक है। तो याद करो स्टार्टिंग में जब हमने किया था ना, तो दोनों के हाइट का रेशियो निकाला था हमने, ठीक है। और वो 1:3:1 आया था अप्रोक्सीमेट। हमें क्या कह रहा है, हाइट ऑफ सिलेंडर इज 3 times द हाइट ऑफ कोन। सिलेंडर की हाइट जो है कोन की हाइट का 3 times है, ठीक है। बढ़िया बात है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, और वॉल्यूम ऑफ कोन दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई, कोन के लिए कैपिटल आर। अच्छा, दोनों की रेडियस तो बराबर ही है। अगर 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 हमारे दोनों की रेडियस बराबर दे रखी है तो ये तो आर स्क्वायर ही हो जाएगा। और हाइट, चलिए एच सी, और ये एच सी ओ। हमें क्या पता है, सिलेंडर की हाइट जो है कोन की हाइट का 3 times है, यानी कि हम इसके जगह लिख सकते हैं एच, ये 3 times हो जाएगा एच सी ओ, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच सी ओ। ये तीनों चीजें खत्म हो गई हमारी। ओके ओके ओके। क्या हम यहाँ से कुछ कंक्लूड कर पा रहे हैं, ये 3 आ रहा है, यहाँ 1/3 आ रहा है, क्या ये बराबर है? ये पूरी तरह से खत्म होकर 0 हो जाते दोनों साइड ना, तो हमारा स्टेटमेंट ट्रू होता। हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। और ऐसे भी आपको याद रखना है, क्यों? क्योंकि जो कोन की हाइट होती है वो 3 times होती है हाइट ऑफ सिलेंडर की, यानी कि कोन की हाइट और सिलेंडर की हाइट की रेशियो होती है 3:1। ये हमारा करेक्ट होता। नाउ लेट्स मूव टू सेक्शन सी। पहला क्वेश्चन है हमारा कि 1/2 3 + 2√5, इसको इरेशनल प्रूफ करना है। हमें दे रखा है कि √5 क्या है, इरेशनल है। और इस तरह के क्वेश्चन आप बहुत प्रैक्टिस कर चुके होंगे, चैप्टर 1 से हमारा रियल नंबर से है। इस टाइप के क्वेश्चंस, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल, इस टाइप के क्वेश्चंस, ये 2 टाइप के क्वेश्चंस हैं जो कि आपके आने के चांसेस हैं। Sum of two-digit number and the number obtained by reversing the digit is 121. The digits differ by 3. Find the number. अगर हम यहाँ पे अगर हम यहाँ पे यूनिट डिजिट को y मानते हैं, टेंस प्लेस डिजिट को अगर हम x मानते हैं, तो मेरा ओरिजिनल नंबर क्या बनता है, 10x + y। रिवर्स होने के बाद क्या बनेगा, 10y + x। कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर का सम, और जो नंबर ऑब्टेन कर रहे हैं रिवर्स होने के बाद, वो क्या है 121। यानी कि इन दोनों का सम क्या है हमारा 121। अगर आप सम करोगे ना, तो 11x + 11y की वैल्यू आ जाएगी 121। 11 कॉमन कर देंगे तो x + y की वैल्यू 121, तो यहाँ से x + y की वैल्यू आ जाएगी 11। आपको एक इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगा। जहाँ भी आपको इक्वेशन वगैरह कुछ मिलेगा तो ब्रैकेट बॉक्स में कर दो, बेस्ट रहेगा। उसके बाद एक और चीज आपको दे रखा है, डिजिट्स डिफर बाय 3। ये पूरे नंबर नहीं डिफर कर रहे, इनके डिजिट्स 3 से डिफर कर रहे हैं। डिजिट 3 से डिफर करने का मतलब क्या है ना, आपको क्या श्योर है कि x - y की वैल्यू 3 है या y - x की वैल्यू 3 है? हमें तो पता नहीं। तो अब यहाँ से आ जाएगा हमारा 2 केस, केस 1 और केस 2। बच्चे यहीं पे मिस्टेक कर जाते हैं और आंसर गलत हो जाता है। 2 केस लेके चलना है, 2 केस बनाना है हमें हम यहाँ पे, ठीक है। तो जब 2 केस बनाएंगे ना,
फर्स्ट केस को इक्वेशन 1 तो ये है, एक के लिए इक्वेशन 2 ये हो जाएगा और इस केस के लिए इक्वेशन, चलो इसको 3 मान लेते हैं, इस केस के लिए ये हो जाएगा। यहाँ पे 1 और 2 और केस 2 में 1 और 3 को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा, नंबर आएगा, वो आएगा 74। एक्स की वैल्यू 7, वाई की वैल्यू 4। यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 47, एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 7। और दोनों के दोनों ही हमारे आंसर क्या है, सही है, क्योंकि दोनों ही केसेस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हमें दोनों ही आंसर को लिखना होगा। नेक्स्ट है, इफ पी एंड क्यू आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल हमने रखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4, 6 स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी बाई क्यू। इसमें करना है क्या है, हमें इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने वाले यहाँ पे हमारे दो जीरोस मिलेंगे, एक को पी मान लेंगे, एक को क्यू मान लेंगे, ताकि इस गिवन पे पुट कर देंगे, हमारा सॉल्यूशन आ गया। आई थिंक ये क्वेश्चन इसमें नहीं होना चाहिए था, बट चलिए अब है तो है। नेक्स्ट, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 centimeter and arcs obtain an angle of 60 degree at the center. एक सर्कल है जिसका रेडियस है 21 सेंटीमीटर और आर्क सबटेंड कर रहा है 60 डिग्री का एंगल सेंटर पे। तो आर्क का लेंथ, एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेगमेंट, ये सारी चीजों को निकालना है। एक बात ध्यान दो, यहाँ पे रेडियस हमें दे दिया 21 सेंटीमीटर, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। पहला बात, लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला अगर हमें पता है तो ये चैप्टर फॉर्मूला का ही है। लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला होता है पाई अपॉन 360 मल्टीप्लाइड 2 पाई आर। ये हमारा लेंथ ऑफ आर्क हो गया। एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला पाई अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर होता है ये। पाई आर स्क्वायर। और तीसरा है एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है? तो हम जो एरिया निकाल रहे हैं सेक्टर का, उसमें माइनस कर देंगे हम एरिया किसका, ट्रायंगल का। अब ये एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है इस चैप्टर से जिसको याद रखना है। फिर से, लेंथ ऑफ आर्क पाई अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, एरिया ऑफ सेक्टर पाई अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेगमेंट एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा क्या होता है, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। नाउ यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चंस। और अब सॉल्व करने के बाद ना, जो आपका सॉल्यूशन आएगा वो आएगा, लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू आ जाएगी 22 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ सेक्टर आपका आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ द कॉर्ड आ जाएगा आपका 924 माइनस 441 रूट 3 अपॉन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा तीनों का। Next, a person standing on the bank of the river observed that the angle of elevation to the top of the tree on the opposite bank is 60 degree. When he moves 40 meters away from the bank, he finds the angle of elevation to be 30 degree. Find the height of the tree and the width of the river. So, guys, height of the tree, width of the river बनाते हैं, but still giving you 30 seconds to try. अगर इसका डायग्राम बन जाएगा ना तो ये क्वेश्चन भी इजीली बन जाएगा। हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, इन सारे का डायग्राम, फिर सरफेस एरिया, वॉल्यूम, इन सारी चीज़ों का ना अगर डायग्राम आपको बन जाता है तो फिर दिक्कत ही क्या है। डायग्राम बन जाएगा तो सॉल्व भी सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, सो डायग्राम पे जाते हैं हम लोग जरा। क्या कह रहा है कि a person standing on the bank of a river observed that the angle of elevation to the top of the tree standing on the opposite bank is 60 degree. अच्छा, मान लेते हैं नदी है, नदी का एक इधर साइड वो पर्सन खड़ा है, ठीक है। नदी के ऑपोजिट बैंक यानी कि दूसरे किनारे पे ये पेड़ है। क्या कह रहा है,
अब हमें तो पर्सन की हाइट वगैरह कुछ दी नहीं है, तो नीचे मान लेते हैं कि उसने ऑब्जर्व किया कि 60 डिग्री पे क्या है, इस पेड़ के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है। ये हमारा 60 डिग्री पे है। अब क्या कहता है कि जब यहाँ से ये 40 मीटर अवे मूव करता है इधर की तरफ, 40 मीटर्स ये अवे मूव कर गया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो हो गया वो 30 डिग्री का हो गया। हाँ भैया, दूर जाएंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा। ये हो गया 30 डिग्री। इतना ही तो था, डायग्राम हो गया हमारा। जब हमारा डायग्राम हो गया तो अब क्या सॉल्यूशन बन जाएगा? जी हाँ सर, बन जाएगा। ए डी की वैल्यू 40 है। हमें चाहिए क्या? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री एट विद द व्यूअर। हमें ए बी की वैल्यू चाहिए और सी बी की वैल्यू को फाइंड करना है, यही ना? यानी कि सी बी को आप क्या कर लो, हाइट है इसको एच ले लेते हैं, बचे हुए पार्ट को एक्स ले लेते हैं। ठीक है, पहले सिर्फ अगर ट्राइंगल ए बी सी में आओगे तो हम क्या यूज कर सकते हैं कि tan 60 यूज कर सकते हैं। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू एच बाई एक्स। tan 60 का हमारा वैल्यू क्या हो जाता है? √3। तो यहाँ से √3x की वैल्यू h के बराबर हो जाएगी हमारी। यानी कि h को अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? √3x लिख सकते हैं। अब इस पूरे ट्राइंगल में आ जाओ, डी बी सी में आ जाओगे अगर, अब हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? तो tan 30 यूज कर सकते हैं, जो कि क्या होगा? √3x अपॉन √3x अपॉन 40 प्लस एक्स। tan 30 की वैल्यू क्या हो जाती है हमारी? 1/√3। 1/√3 इज इक्वल टू √3x अपॉन 40 प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई तो 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू √3x मल्टीप्लाई √3x, सॉरी एक्स नहीं होगा यहाँ पे, √3। 40 प्लस एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3x, एक्स उधर जाएगा सब्ट्रैक्शन में 2x, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 20 मीटर। x की वैल्यू अगर 20 मीटर आ गई, ये हो गया हमारा 20, ये हो जाएगा 20√3। √3 की वैल्यू दे रखा है तो पुट करो, सॉल्यूशन निकालो, हो गया काम। टेबल दे रखा है हमें 50 वर्कर के इनकम का मीन, मीडियन और मोड। मीन, मोड और मीडियन निकालना है, वो आप निकाल सकते हो, दैट्स नॉट अ बिग डील। हम जरा फॉर्मूला को रिवाइज कर लेते हैं। मीन हमने यहाँ पे 3 मेथड्स पढ़े हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड में मीन निकालने का फॉर्मूला है हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एज्यूम मीन मेथड में निकालने का फॉर्मूला है हमारा ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। और स्टेप डेविएशन में है ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। जहाँ पे डी आई निकालने का फॉर्मूला है एक्स आई माइनस ए, यहाँ पे यू आई निकालने का फॉर्मूला है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ये तो हमारा मीन निकल गया। जरा हम लोग मीडियन की बात करते हैं। मीडियन निकालने का हमारा मीडियन निकालने का फॉर्मूला हो जाता है एल प्लस n/2 माइनस सी एफ आई थिंक अपॉन में एफ इंटू एच। यही होता है हमारा मीडियन का फॉर्मूला। एक बार चेक करते हैं, श्योर तो हूँ कि यही होता है। एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाइड एच। जी हाँ, सही है। और लास्ट हमारा मोड का फॉर्मूला आता है। तो मोड, ऐसे तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वही मोड होती है, बट टेंथ में आपको जब ये ग्रुप डेटा दे देता है तब क्या करना है? तो मोड के फॉर्मूला में F1 F2 F0 इस चीज़ का यूज़ होता है। तो मोड का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है एल प्लस
f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाइड h। ये हो जाता है हमारा मोड का फॉर्मूला। नाउ मूविंग टू सेक्शन डी। सेक्शन डी के क्वेश्चंस, अब देखो यहाँ से आपको जो भी क्वेश्चंस चाहिए होंगे आप जाके कमेंट करना। कमेंट आएंगे तो आपके क्वेश्चंस भी आपके पास पहुंच जाएंगे। ये हमारे सेक्शन डी के क्वेश्चंस हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, आपको सॉल्व कर सकते हो। सेक्शन डी के क्वेश्चंस अच्छे अच्छे केस स्टडीज क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल बेस्ड, रियल नंबर बेस्ड, एपी बेस्ड। तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। मिलते हैं एग्जाम के बाद। क्वेश्चन कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा, बढ़िया से पढ़ लिख लिए हो, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना, सारी की सारी चीज़ें बनेंगी। थैंक यू वेरी मच, होप सो एंजॉय द वीडियो, हेल्पफुल रहा। इस चीज़ की जो पीडीएफ है वो नीचे मैं मेल डाल दूंगा, उस पर आप मैसेज कर देना, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। ना हम लोग सेक्शन बी में आ चुके हैं और के की वैल्यू को, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है उसका रूट्स क्या है, हमारा रियल और इक्वल है। ठीक है, तो हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि के की वैल्यू की बात कर रही है, यहाँ पे रूट्स रियल और इक्वल की बात हो रही है। तो एक चीज देखते हैं, हमें ये जो इक्वेशन दे रखा है इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। जब हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, अब हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एमसीक्यू के टाइम में हमने देखा कि रूट्स रियल और इक्वल कब होते हैं, जब हमारी डी की वैल्यू क्या हो जाए 0 के बराबर, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर। सो बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4ac के बराबर। आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे -2k² क्योंकि बी की जगह पे वही है। आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना होगा पूरा चीज, लाइक ए क्या है, के है, बी हमारे पास -2k है, सी की वैल्यू 6 है, 4 a k है और सी की वैल्यू है 6। ये हो जाएगा हमारा 4k² इज इक्वल टू 24k। ये हमारे पास 4k 24k को उधर लेते हैं तो 4k² माइनस 24k इज इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ से 4k कॉमन कर दें तो हमारा बचेगा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की दो वैल्यू आ सकती है, k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 6। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। ये सारे क्वेश्चंस, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो नंबर तो आपका भेजा नहीं रहा है। नेक्स्ट है, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वेदर सीक्वेंस इज एन एपी और नॉट। ये जो गिवन सीक्वेंस है वो एक एपी है कि नहीं है, हमको ये डिटरमाइन करना है। एक बार बताओ, अगर कोई भी चीज एपी में कब होगी, जब हम कहेंगे कि जो भी हमारा सीक्वेंस दे रखा है A1 A2 A3 A4, ये जो भी सीक्वेंस है इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, यानी कि कॉमन डिफरेंस बराबर होना चाहिए, तो ये हमारे एपी में कहलाएंगे। यही चीज है, तीन और ये तीन दे रखे हैं, यानी कि इनका बीच का डिफरेंस और इनके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो ये चीज हमारी किस में हो जाएगी, एपी में हो जाएगी। ठीक है, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। इसके अलावा तो इसमें कुछ था नहीं। हमें अब करना क्या पड़ेगा, लेट a1 मान लेंगे -12 + 12a को,
A2 मान लेंगे -11 + 11 A को, और A3 मान लेंगे -10 + 10 A को। उसके बाद हमें क्या बस सॉल्यूशन दिखाना है। A2 - A1 करेंगे सॉल्व, A3 - A2 करेंगे सॉल्व। जब हम यहाँ सॉल्व करेंगे ना, तो हमारी यहाँ से वैल्यू आएगी 1 - A, यहाँ से वैल्यू आएगी 1 - A। और फिर हम क्या कह सकते हैं इसके बाद, सिंस A2 - A1 is equal to A3 - A2, hence the sequence is in AP। सीक्वेंस क्या है? AP में है, ठीक है, या इज एन AP। अगर AP की बात हुई है तो जरा कुछ कनेक्ट करते हैं हम लोग, क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ से AP से। तो क्वेश्चंस की फॉर्मूला जरा चेक कर लेते हैं। nth टर्म निकालना है तो क्या होता है, Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1 D। अगर सेम यही nth टर्म अगर हमें लास्ट से निकालना है तो L माइनस n-1 D। अगर बात करें सब निकालने का तो Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 D। एक और फॉर्मूला होता है Tn विद रिस्पेक्ट टू Sn, जो कि मे भी शायद सिलेबस रटा हुआ होगा, Sn माइनस Sn-1। ठीक है, तो ये कुछ 3-4 फॉर्मूलाज हैं इस चैप्टर से, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। इतना भी काम करना है आपको, काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसका फिगर गायब है बट in the given figure from a external point P, a tangent PT and a line segment PAB is drawn which intersect the circle at A and B। हमें कह रहा है कि एक सर्कल में तो ये P एक्सटर्नल पॉइंट है, एक टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है PT PAB। PAB हमारे पास हो गया, और फिर हम इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, हमें क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ AB। AB का लेंथ निकालना है। हमें PB का लेंथ दे दिया है 9। तो अगर हम PA का लेंथ पता कर ले तो हमारा काम हो सकता है। PT का लेंथ है 6, और तो और P से B पूरा लेंथ है अगर 9। एक बार बताओ, अगर हम इसको ज्वाइन कर दें, यहाँ 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, नाउ वी कैन गो फॉर दैट इजिली। इस तरह से बना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है हमारा, हम लोग यूज कर सकते हैं टेंजेंट सेकेंड थ्योरम। टेंजेंट सेकेंड थ्योरम हमारा क्या कहता है, PT² इज इक्वल टू PA इंटू PB। ये जो PT है हमारा, जो टेंजेंट है, इसका स्क्वायर की वैल्यू PA और PB के प्रोडक्ट के बराबर होगी। यानी कि ये 6 है तो 6 का स्क्वायर 36। PA की वैल्यू हमें पता नहीं, PB की वैल्यू 9 है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4। PA की वैल्यू अगर 4 आ गई तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर। A pole 6 meter high cast a shadow of, ये 2√3 है यहाँ पे, 2√3 meter long on the ground, find the sun's elevation, the angle of the elevation of the sun। एक पोल है, देखो इन सारे क्वेश्चंस में डायग्राम मस्ट होता है। एक पोल है जिसका हाइट है 6 मीटर और वो शैडो कास्ट कर रहा है 2√3 मीटर लॉन्ग। यानी कि मान लेते हैं कितने दूर का वो शैडो कास्ट कर रहा है। ए बी पोल है, AC उसका शैडो है,
इसकी वैल्यू दे रखी है, ये 6 है। सन होगा कहीं इधर हमारा, ठीक है। हमें क्या पता करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन पता करना है ना। सन सन्स का एलिवेशन पता करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा सकते हैं, तो डायरेक्ट हम लोग tan थीटा लगा दें, जो कि हमारा p/b होता है, ठीक है। हमारे पास p6 है, b2√3 है, 3/√3, यानी कि हमारी वैल्यू आ जाएगी √3। √3 यानी कि ये किसका हो जाता है हमारा, tan 60 डिग्री, यानी कि थीटा की वैल्यू आ गई हमारी 60 डिग्री। ये हो गया हमारा काम। In a cylinder, if a cylinder and a cone having equal radii and equal volume, then the height of the cylinder is 3 times that of the cone. ठीक है, स्टेट वैल्यू ट्रू है। देखो ये जो गिवन स्टेटमेंट है ना, ट्रू है या फॉल्स है वो तो हमें सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा। हमें क्या कह रहा है कि सिलेंडर और कोन का रेडियस इक्वल है। अगर हम कोन की बात करें, कोन हो या सिलेंडर, दोनों का रेडियस अगर हम आर ले लेते हैं, इसे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, वॉल्यूम भी इक्वल है, ठीक है। तो याद करो स्टार्टिंग में जब हमने किया था ना, तो दोनों के हाइट का रेशियो निकाला था हमने, ठीक है। और वो 1:3:1 आया था अप्रोक्सीमेट। हमें क्या कह रहा है, हाइट ऑफ सिलेंडर इज 3 टाइम्स द हाइट ऑफ कोन। सिलेंडर की हाइट जो है कोन के हाइट का 3 टाइम्स है, ठीक है। बढ़िया बात है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, और वॉल्यूम ऑफ कोन दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई, कोन के लिए कैपिटल आर। अच्छा, दोनों की रेडियस तो बराबर ही है। अगर अगर अगर, अगर हमारी दोनों की रेडियस बराबर दे रखी है, तो ये तो आर स्क्वायर ही हो जाएगा। और हाइट, चलिए एच सी, और ये एच सी ओ। हमें क्या पता है, सिलेंडर की हाइट जो है कोन की हाइट का 3 टाइम्स है, यानी कि हम इसके जगह लिख सकते हैं एच, ये 3 टाइम्स हो जाएगा एच सी ओ, 1/3 पाई r² HCO। ये तीनों चीजें खत्म हो गई हमारी। ओके ओके ओके। क्या हम यहाँ से कुछ कंक्लूड कर पा रहे हैं, ये 3 आ रहा है, यहाँ 1/3 आ रहा है, क्या ये बराबर है? ये पूरी तरह से खत्म होकर जीरो हो जाते दोनों साइड ना, तो हमारा स्टेटमेंट ट्रू होता। हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। और ऐसे भी आपको याद रखना है, क्यों? क्योंकि जो कोन की हाइट होती है वो 3 टाइम्स होती है हाइट ऑफ सिलेंडर की, यानी कि कोन की हाइट और सिलेंडर की हाइट की रेशियो होती है 3:1। ये हमारा करेक्ट होता। नाउ लेट्स मूव टू सेक्शन सी। पहला क्वेश्चन है हमारा कि 1/2 3 + 2√5, इसको इरेशनल प्रूफ करना है। हमें दे रखा है कि √5 क्या है, इरेशनल है। और इस तरह के क्वेश्चन आप बहुत प्रैक्टिस कर चुके होंगे, चैप्टर 1 से हमारा रियल नंबर से है। इस टाइप के क्वेश्चंस, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल, इस टाइप के क्वेश्चंस, ये दो टाइप के क्वेश्चंस हैं जो कि आपके आने के चांसेस हैं। Sum of two-digit number and the number obtained by reversing the digit is 121. The digits differ by 3. Find the number. अगर हम यहाँ पे अगर हम यहाँ पे
यूनिट डिजिट को y मानते हैं, टेंस प्लेस डिजिट को अगर हम x मानते हैं तो मेरा ओरिजिनल नंबर क्या बनता है 10x प्लस वाई। रिवर्स होने के बाद क्या बनेगा 10y प्लस एक्स। कह रहा है कि दो डिजिट नंबर का सम और जो नंबर ऑब्टेन कर रहे हैं रिवर्स होने के बाद वो क्या है 121, यानी कि इन दोनों का सम क्या है हमारा 121। अगर आप सम करोगे ना तो 11x प्लस 11y की वैल्यू आ जाएगी 121। 11 कॉमन कर देंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू 121, तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 11। आपको एक इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगा। जहाँ भी आपको इक्वेशन वगैरह कुछ मिलेगा तो ब्रैकेट बॉक्स में कर दो, बेस्ट रहेगा। उसके बाद एक और चीज आपको दे रखा है, डिजिट्स डिफर बाई 3। ये पूरे नंबर नहीं डिफर कर रहे, इनके डिजिट्स 3 से डिफर कर रहे हैं। डिजिट 3 से डिफर करने का मतलब क्या है ना, आपको क्या श्योर है कि x माइनस वाई की वैल्यू 3 है या y माइनस एक्स की वैल्यू 3 है? हमें तो पता नहीं। तो अब यहाँ से आ जाएगा हमारा दो केस, केस 1 और केस 2। बच्चे यहीं पे मिस्टेक कर जाते हैं और आंसर गलत हो जाता है। दो केस लेके चलना है, दो केस बनाना है अभी हम यहाँ पे, ठीक है। तो जब दो केस बनाएंगे ना, फर्स्ट केस को इक्वेशन 1 तो ये है, एक के लिए इक्वेशन 2 ये हो जाएगा और इस केस के लिए इक्वेशन, चलो इसको 3 मान लेते हैं, इस केस के लिए ये हो जाएगा। यहाँ पे 1 और 2 और केस 2 में 1 और 3 को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा, नंबर आएगा, वो आएगा 74। एक्स की वैल्यू 7, वाई की वैल्यू 4। यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 47, एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 7। और दोनों के दोनों ही हमारे आंसर क्या है, सही है, क्योंकि दोनों ही केसेस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हमें दोनों ही आंसर को लिखना होगा। नेक्स्ट है, इफ पी एंड क्यू आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल हमें दे रखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4, 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी बाई क्यू। इसमें करना है क्या है, हमें इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने वाले यहाँ पे हमारे दो जीरोस मिलेंगे, एक को p मान लेंगे, एक को q मान लेंगे, ताकि इस गिवन पे पुट कर देंगे, हमारा सॉल्यूशन आ गया। आई थिंक ये क्वेश्चन इसमें नहीं होना चाहिए था, बट चलिए अब है तो है। नेक्स्ट इन a circle of radius 21 centimeter and arcs obtain an angle of 60 degree at the center. एक सर्कल है जिसका रेडियस है 21 सेंटीमीटर और आर्क सबटेंड कर रहा है 60 डिग्री का एंगल सेंटर पे। तो आर्क का लेंथ, एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेगमेंट, ये सारी चीजों को निकालना है। एक बात ध्यान दो, आप यहाँ पे रेडियस हमें दे दिया 21 सेंटीमीटर, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। पहला बात, लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला अगर हमें पता है तो ये चैप्टर फॉर्मूला का ही है। लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला होता है पाई अपॉन 360 मल्टीप्लाइड 2 पाई आर। ये हमारा लेंथ ऑफ आर्क हो गया। एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला पाई अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर होता है ये। पाई आर स्क्वायर। और तीसरा है एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है? तो हम जो एरिया निकाल रहे हैं सेक्टर का, उसमें माइनस कर देंगे हम एरिया किसका, ट्रायंगल का। अब ये एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है इस चैप्टर से जिसको याद रखना है। फिर से लेंथ ऑफ आर्क पाई अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, एरिया ऑफ सेक्टर पाई अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेगमेंट एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा क्या होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। नाउ यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चंस। और अब सॉल्व करने के बाद ना जो आपका सॉल्यूशन आएगा वो आएगा, लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू आ जाएगी 22 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ सेक्टर आपका आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ द कॉर्ड आ जाएगा आपका 924 माइनस 441 रूट 3 अपॉन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा तीनों का। Next, a person standing on the bank of the river observed that the angle of elevation to the top of the tree on the opposite bank is 60 degree.
When he moves 40 meter away from the bank, he find the angle of elevation to be 30 degree, find the height of the tree and the width of the river. चलो guys, height of the tree, width of the river बनाते हैं, but still giving you 30 seconds to try. अगर इसका डायग्राम बन जाएगा ना तो ये क्वेश्चन भी इजीली बन जाएगा। हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, इन सारे का डायग्राम, फिर सरफेस एरिया, वॉल्यूम, इन सारी चीज़ों का ना अगर डायग्राम आपको बन जाता है तो फिर दिक्कत ही क्या है। डायग्राम बन जाएगा तो सॉल्व भी सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, सो डायग्राम पे जाते हैं हम लोग जरा। क्या कह रहा है कि a person standing on the bank of a river observe that the angle of elevation to the top of the tree standing on the opposite bank is 60 degree। अच्छा, मान लेते हैं नदी है, नदी का एक इधर साइड वो पर्सन खड़ा है, ठीक है, नदी के ऑपोजिट बैंक यानी कि दूसरे किनारे पे ये पेड़ है। क्या रहा है, अब हमें तो पर्सन की हाइट वगैरह कुछ दी नहीं है, तो नीचे मान लेते हैं कि उसने ऑब्जर्व किया कि 60 डिग्री पे क्या है, इस पेड़ के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है। ये हमारा 60 डिग्री पे है। अब क्या कहता है कि जब यहाँ से ये 40 मीटर अवे मूव करता है इधर की तरफ, 40 मीटर्स ये अवे मूव कर गया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो हो गया वो 30 डिग्री का हो गया। हाँ भैया, दूर जाएंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा, ये हो गया 30 डिग्री। इतना ही तो था, डायग्राम हो गया हमारा। जब हमारा डायग्राम हो गया तो अब क्या सॉल्यूशन बन जाएगा? जी हाँ सर, बन जाएगा। ए डी की वैल्यू 40 है, हमें चाहिए क्या, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री एंड विड्थ ऑफ द रिवर। हमें ए बी की वैल्यू चाहिए और सी बी की वैल्यू को फाइंड करना है, यही ना। यानी कि सी बी को आप क्या कर लो, हाइट है इसको एच ले लेते हैं, बचे हुए पार्ट को एक्स ले लेते हैं। ठीक है, पहले सिर्फ अगर ट्राइंगल ए बी सी में आओगे तो हम क्या यूज कर सकते हैं कि tan 60 यूज कर सकते हैं। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू एच बाई एक्स। tan 60 का हमारा वैल्यू क्या हो जाता है, √3। तो यहाँ से √3x की वैल्यू h के बराबर हो जाएगी हमारी। यानी कि h को अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3x लिख सकते हैं। अब इस पूरे ट्राइंगल में आ जाओ, डी बी सी में आ जाओगे अगर, अब हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, तो tan 30 यूज कर सकते हैं, जो कि क्या होगा, √3x अपॉन √3x अपॉन 40 प्लस एक्स। tan 30 की वैल्यू क्या हो जाती है हमारी, 1/√3। 1/√3 इज इक्वल टू √3x अपॉन 40 प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई तो 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू √3x मल्टीप्लाई √3x, सॉरी एक्स नहीं होगा यहाँ पे, √3। 40 प्लस एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3x, एक्स उधर जाएगा सब्ट्रैक्शन में 2x, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 20 मीटर। x की वैल्यू अगर 20 मीटर आ गई, ये हो गया हमारा 20, ये हो जाएगा 20√3। √3 की वैल्यू दे रखा है तो पुट करो, सॉल्यूशन निकालो, हो गया काम। टेबल दे रखा है हमें 50 वर्कर के इनकम का मीन, मीडियन और मोड, मीन मोड और मीडियन निकालना है, वो आप निकाल सकते हो, दैट्स नॉट अ बिग डील। हम जरा फॉर्मूला को रिवाइज कर लेते हैं। मीन हमने यहाँ पे 3 मेथड्स पढ़े हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड में मीन निकालने का फॉर्मूला है हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एज्यूम मीन मेथड में निकालने का फॉर्मूला है हमारा ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, और स्टेप डेविएशन में है ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, जहाँ पे डी आई निकालने का फॉर्मूला है एक्स आई माइनस ए
यहाँ पे यू आई निकालने का फॉर्मूला है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ये तो हमारा मीन निकल गया। जरा हम लोग मीडियन की बात करते हैं। मीडियन निकालने का हमारा मीडियन निकालने का फॉर्मूला हो जाता है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ आई थिंक अपॉन में एफ इंटू एच। यही होता है हमारा मीडियन का फॉर्मूला। एक बार चेक करते हैं, श्योर तो हूँ कि यही होता है। एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाइड एच। जी हाँ, सही है। और लास्ट हमारा मोड का फॉर्मूला आता है। तो मोड ऐसे तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वही मोड होती है, बट टेंथ में आपको जब ये ग्रुप डेटा दे देता है तब क्या करना है। तो मोड के फॉर्मूला में F1 F2 F0 इस चीज़ का यूज़ होता है। तो मोड का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड H। ये हो जाता है हमारा मोड का फॉर्मूला। नाउ मूविंग टू सेक्शन डी। सेक्शन डी के क्वेश्चंस। अब देखो यहाँ से आपको जो भी क्वेश्चंस चाहिए होंगे आप जाके कमेंट करना। कमेंट आएंगे तो आपके क्वेश्चंस भी आपके पास पहुंच जाएंगे। ये हमारे सेक्शन डी के क्वेश्चंस हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, आपको सॉल्व कर सकते हो। सेक्शन डी के क्वेश्चंस अच्छे अच्छे केस स्टडीज क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल बेस्ड, रियल नंबर बेस्ड, एपी बेस्ड। तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। मिलते हैं एग्जाम के बाद। क्वेश्चन कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा, बढ़िया से पढ़ लिख लिए हो, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना, सारी की सारी चीज़ें बनेंगी। थैंक यू वेरी मच। होप सो एंजॉय द वीडियो, हेल्पफुल रहा। इस चीज़ की जो पीडीएफ है वो नीचे मैं मेल डाल दूंगा, उस पर आप मैसेज कर देना, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।